सिलेबस बहुत ज्यादा है ना तुम लोगों का। स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। ठीक है, ओके। चल, लास्ट क्लास में हमने सिंप्लेक्स डिस्कस किया था हमने। ये हमारा हो गया था स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन का देखो मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स वो होगा हमारे पास, जो मैट्रिक्स टेबल हम प्रिपेयर करेंगे, ये जो हमारा जो आया था यहाँ, ये जो फाइनल टेबल पर जो अब हम आए थे, देखो ये, ठीक है। ये फाइनल टेबल हम तब तक बनाते रहेंगे कंटिन्यू, तब तक है ना, अगर सपोज करो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमाइजेशन का है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? मैक्सिमाइजेशन का, यानी कि जेड फंक्शन को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। और ये टेबल हम तब तक प्रिपेयर करते रहेंगे जब तक इसकी वैल्यू जो ना सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू या तो जीरो हो, या फिर है ना जीरो से लेस देन हो। जीरो या फिर जीरो से लेस देन हो, यानी कि निगेटिव आ जाए ये सारी वैल्यूज, या तो जीरो हो ये सारी वैल्यू सीजे माइनस जेड जे की, या फिर माइनस में आ जाए। तो उस केस में क्या होता है, वो हमारा जो होता है क्या होता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो, यानी कि उसके आगे हमें टेबल को प्रिपेयर नहीं करना होता, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन उसी को बतला रहा है, ठीक है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये भी अभी टेबल को हम जब करेंगे तो ये निकल कर आएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता क्या है। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, जैसे ऑब्जेक्टिव हमारा मैक्सिमाइज करने का z इजकल टू, इसके ऑब्जेक्टिव है कोफैक्टर, जो इसके कोफिशिएंट है किसके? वेरिएबल के मल्टीपल में है। इसके बाद सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स है। और मैक्सिमाइजेशन के लिए मैंने पहले बताया था कुछ कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि है ना, सारी इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लेस देन और इक्वल की फॉर्म में। और है ना, राइट हैंड साइड की वैल्यू जितनी भी है, ये B1 B2 जितनी भी वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए? ये पॉजिटिव होनी चाहिए आपके, ठीक है। इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास जो यूज होंगे इसके अंदर, x1 x2 x3, या फिर जो स्लैक वेरिएबल हम यूज करेंगे B1 B2 B3, ये सब के सब क्या होना चाहिए? आइदर इक्वल और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आइदर इक्वल और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और क्या था हमारे पास? हम्म जब है ना लेस देन और इक्वल की फॉर्म में होगा इक्वेशन, तो हमें उसको इक्वालिटी की फॉर्म में क्या कहते हैं, कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या इंट्रोड्यूस करने होते हैं? सिलेक्ट वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में सिलेक्ट वेरिएबल S1 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जो हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उस वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? S1। तो ये इक्वल की फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से S2, इसी तरह से जितने भी होंगे उतने हमें यहाँ पे क्या कहते हैं ऐड करेंगे सिलेक्ट वेरिएबल्स। हर एक इक्वेशन में सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, और उसका जो कंट्रीब्यूशन जो होगा प्रॉफिट में क्या होगा? जीरो कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए जीरो इनटू स्लैक वेरिएबल्स होंगे हमारे सारे के सारे। ये सिंपलेक्स टेबल के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास, सीजे जो होगा क्या होता है? कोफिशिएंट होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेना है, सॉल्यूशन वो क्या, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेना है। ये जो लाइन जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे वो हम ले लेंगे। अब जैसे x1 x2 डॉट 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 xn, इसी तरह से S1 S2 डॉट 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 Sn, ठीक है। इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो ऊपर लिख ले जाएंगे। जैसे C1 कोफिशिएंट था x1 का, C2 कोफिशिएंट था x2 का, डॉट 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 Cn कोफिशिएंट था इसका xn का, और जीरो कोफिशिएंट देता था S1 का। इसी तरीके से जीरो कोफिशिएंट था S2 का, डॉट डॉट डॉट, और जीरो कोफिशिएंट गया Sn का, ठीक है। यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं बेसिक वेरिएबल्स, मैंने पहले बताया था जो भी जितने भी सिलेक्ट वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करेंगे हर एक इक्वेशन में, वो क्या कहते हैं, वो सब बेसिक वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा। उनको हम बेसिक वेरिएबल्स बोलते हैं सारे सिलेक्ट वेरिएबल को, जैसे S1 S2 डॉट 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 Sn। इनके कोफिशिएंट जो है, आप प्रॉफिट के अंदर जाएंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाएंगे, तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं S1 S2 Sn के, तो क्या होते हैं? सारे जीरो जीरो होते हैं, इसलिए सारे कोफिशिएंट हमने हमने जीरो जीरो ले लिए, ठीक है। सॉल्यूशन जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होंगी हमारे पास, जितनी भी सारी राइट हैंड साइड की वैल्यूज होंगी, जैसे B1 B2 Bn, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है।
इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन के जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट होंगे उसके उसके बिहाफ पे फर्स्ट रो आ जाएगा हमारे पास। जैसे x1 का कोफिशिएंट a11, x2 का कोफिशिएंट a12 डॉट डॉट डॉट, xn का कोफिशिएंट a1n एंड s1 का कोफिशिएंट 1, और s2 फर्स्ट इक्वेशन में था नहीं हमारा तो इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 हो गया, sm हमारा फर्स्ट इक्वेशन में था नहीं इसलिए 0 हो गया। सेम इसी तरीके कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड इक्वेशन एंड नाउ कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड इक्वेशन एंड सो ऑन, एंड कोफिशिएंट ऑफ द m इक्वेशन। zj कैसे आता है? zj मल्टीप्लाई ईच कॉलम विद दिस कॉलम एंड सम दैट 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 वैल्यूज। जैसे हमने b1 का मल्टीप्लाई 0 से किया प्लस b2 मल्टीप्लाई 0 एंड सो ऑन, उसका सम कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह से a11 मल्टीप्लाई बाई 0, इसी तरीके से a21 मल्टीप्लाई बाई 0, सबका सम करेंगे तो फर्स्ट ये जो zj की जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो तो सारे 0 ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास सीजे माइनस जेड जे, सीजे माइनस जेड जे, सीजे हमारे पास ये वैल्यूज होती हैं, ये जो है यहाँ पर देखो सीजे ये लिखा हुआ आपका सीजे, तो इसकी वैल्यूज ये आ गई सारी की सारी। इसमें से माइनस जेड जे की वैल्यू, जेड जे देखो ये रहा, ये सारी वैल्यूज है इसकी। तो ये यानी कि दिस वैल्यू माइनस 0 तो सी ही आएगा, C2 माइनस 0 C2 एंड Cn माइनस 0 Cn, तो यानी कि सारी की सारी जो ये वैल्यूज होंगी यही वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब उसके आगे अब आइए, अब आगे समझिए, यहाँ तक तो सर लास्ट एक बार सीजे वाला दोबारा बता दीजिए, सीजे से जो है क्लास कौन सा ये तो सीजे 000 है ना, वैसे वो वाला। माइनस जेड जे, अच्छा जेड जे, ये तो जेड जे है सी, अच्छा ये कह रहे हो ये 0 0 जो है। यस सर। अच्छा बेसिक वेरिएबल्स देखिए, बेसिक वेरिएबल्स आपके क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? S1 S2 और ये Sm तक जा रहा है, ठीक है। अब इनका कोफिशिएंट देखिए आप क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो ये आ गए हम S1 S2 डॉट 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 Sm तक हमारे क्या है बेसिक वेरिएबल्स, इनके कोफिशिएंट क्या है? ये 0 0 0, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता ना, तो ये कोफिशिएंट लिए गए हैं सारे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ओके सर। फर्स्ट पॉइंट इस टेबल के भी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर कीजिए, इन दिस फर्स्ट रो लेबल सीजे, देखो इस टेबल को एक्सप्लेन कर रहा है, लेबल सीजे जो है वी राइट द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। दिस वैल्यू विल रिमेन द सेम इन द सब्सिक्वेंट टेबल, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि हर एक टेबल में उसी के कोफिशिएंट आते रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होंगे। सपोज करो नेक्स्ट टेबल में जैसे मैं जाऊंगा तो S1 की जगह पे S1 को रिप्लेस कर जाएगा, x1 को रिप्लेस कर जाएगा, तो x1 का हमें कोफिशिएंट लेना होगा ऑब्जेक्टिव में से। फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाहता है इन द फर्स्ट रो लेबल सीजे, यानी कि फर्स्ट रो इन द फर्स्ट रो लेबल सीजे जो है वी राइट द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। हम किसी कोफिशिएंट ले रहे हैं? वेरिएबल ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देखो ये रहा, ठीक है, ये किसके हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल के कोफिशिएंट है। These values will remain the same in the subsequent tables, और हाँ ये हर एक टेबल में ये वैल्यू जो है ना सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सेकंड कहता है द सेकंड रो शोज द मेजर कॉलम हेडिंग, मेजर कॉलम हेडिंग्स, मेजर कॉलम हेडिंग्स, these headings remain the same in the subsequent tables and apply to the value listed in the first m rows, ठीक है। और ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द सेकंड रो शो द मेजर कॉलम हेडिंग्स, ठीक है, मेजर कॉलम हेडिंग को शो करेगा। these heading remain the same in the subsequent table and apply, इसको छोड़ो नेक्स्ट पर आओ। कहता है इन द फर्स्ट कॉलम labeled CJ we write the coefficient in the objective function of the basic variables included in the specific program, thus the coefficient S1 S2 Sm which are included in the first program are written in the CJ column, ठीक है। इसी की बात कर रहा है, ये फर्स्ट कॉलम की बात करें तो ये किसके कोफिशिएंट है? जो बेसिक वेरिएबल्स हैं S1 S2 Sm तक जो बेसिक वेरिएबल्स हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, उनके सारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन द सेकंड कॉलम, जो सेकंड कॉलम है जो क्या कहते हैं किस नाम से? बेसिक वेरिएबल के नाम से है। in the second column labeled basic variable also called product mix column are listed the basic variables, and thus in the initial simplex table these variables are the select variables, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? select variables बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने टेबल जो एक्सप्लेन करी उसी को रिटर्न में एक्सप्लेन कर रहा है ये बुक वाला। यस फिफ्थ पॉइंट इन द कॉलम लेबल्ड सॉल्यूशन,
जो सॉल्यूशन के नाम से जो कॉलम है ये रहा हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन के नाम से जो है। ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटी कॉलम, इसको हम क्वांटिटी कॉलम भी कहते हैं। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना अगर क्वांटिटी कॉलम के नाम से अगर इसको दे दे तो, ठीक है। अगर एग्जामिनर जो है आपको सॉल्यूशन की जगह क्वांटिटी कॉलम लिखते हैं तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन को क्वांटिटी कॉलम भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको है ना क्वांटिटी कॉलम भी कहते हैं। वी राइट द सॉल्यूशन वैल्यूज ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। वी राइट द सॉल्यूशन वैल्यूज ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स सिंस द वैल्यूज ऑफ आवर इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द राइट हैंड साइड्स, ठीक है, ऑफ द कांस्टेंट। दिस वैल्यू आर लिस्टेड इन द इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जब आते हैं तो इस सॉल्यूशन में ये कौन सी वैल्यू ली गई है, राइट हैंड साइड की वैल्यू ली गई है। कौन से राइट हैंड साइड की, जो ये है हमारे पास, ठीक है, ये जो है ये सारी वैल्यूज ली गई है, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन को एक नाम और दिया इन्होंने, क्या, क्वांटिटी कॉलम। द बॉडी मैट्रिक्स की बात करें तो अंडर द नॉन बेसिक वेरिएबल्स in the initial simplex table consists of the coefficient of the decision variables in the constant set. The entries in the body matrix can be interpreted as physical rates of substitution in the initial table. For example, the number aij gives the rate of substitution between sj and xj. In other words, if we wish to produce a unit of xj, then aij units of s1 must be sacrificed. इनकी बात करें हम, कहते हैं बॉडी ऑफ द मैट्रिक्स की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब बेसिक वेरिएबल, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये सब हम किससे लेते हैं, इक्वेशन से लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है द आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर S1 S2 डॉट Sm, कहता है इन द इनिशियल सिंपलेस्ट टेबल कहता है रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट्स ऑफ द सिलेक्ट वेरिएबल्स। किसको रिप्रेजेंट, कोफिशिएंट ऑफ द सिलेक्ट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। वो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा होगा यहाँ पर, देखो ये बन रहा है 1 1 ये 1, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, 1 1 आ गया सारा। बाकी सब देखो 0 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1। तो ये सिलेक्ट वेरिएबल से हमारा क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो इसको भी माइंड में रखना कि सिलेक्ट वेरिएबल से सबसे मिलके क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। The identity matrix under S1, S2 dot 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 Sm in the initial simplex table represents the coefficients of the select variables in the constraint set. Each simplex table contain an identity matrix under basic variables. To get an entry in the Zj row under a column, we multiply the entries in the that column by the corresponding entries of Cj column and add. और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको add करना है the products. The Zj row entries will all be equal to 0 in the initial simplex table. अगर हम फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें Zj रो की सारी वैल्यू 0 ही आएंगी। क्यों, क्योंकि हम हर एक कॉलम की मल्टीप्लाई 0 एलिमेंट से कर रहे हैं, उसके बाद सम कर रहे हैं। 0 इस वजह से आएगी, देखो मैंने पहले बताया था जिसकी आप है ना B1 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 है ना सारा, तो इस पूरे कॉलम का 0 से मल्टीप्लाई करोगे, B1 का मल्टीप्लाई 0 प्लस करोगे, B2 का मल्टीप्लाई 0 प्लस करोगे, BM का मल्टीप्लाई 0, तो 0 ही आना है सब। इसी तरह से इस कॉलम का A11 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, इसी तरह से AM1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, तो इसका सम करेंगे तो 0 ही आना है। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 प्लस इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही आना है सब, ठीक है। तो इसी चीज को कह रहा है वो कि इसके फर्स्ट इनिशियल टेबल की सारी क्या कहते हैं Zj की वैल्यू क्या आएंगी, 0 ही आएंगी। To get an entry in the Zj row under a column, we multiply the entries in that column by the corresponding entries of Cj column and add the products. The Zj row entries will all be equal to 0 in the initial simplex table. The Zj entry under the solution column gives the current value of the objective function. The other Zj entry represent the decrease in the objective function that would result if one of the variable not included in the solution were brought into the solution, ठीक है। ये जो यहाँ पे सेंटेंस जो बोला है, जब मैं सॉल्यूशन अभी करवाऊंगा तभी क्लियर होगा ये वाला सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सबसे लास्ट वाला जो रो होता है हमारे पास क्या होता है, Cj माइनस Zj। द लास्ट रो लेबल Cj माइनस Zj कॉल्ड द इंडेक्स रो
or net evaluation row is used to determine whether or not the current solution is optimal. ठीक है, ये किस लिए हम यूज करते हैं कि whether the current solution is optimal or not. The calculation of Cj minus Zj row simply involves subtracting each Zj value from the corresponding Cj value for that column, which is written at the top of that column. We observe that Cj minus Zj value are meaningful for the non-basic variables only. For the non-basic variables only. This is because for a basic variables, जैसे z is equal to 1 minus cj is equal to cj, so that cj minus z is equal to cj minus cj is equal to 0. The numbers in the cj minus zj row represent the net contribution to the objective function that result by introducing one unit of each of the respective column. ये सब छोड़ो. स्टेप 4 बोला इन्होंने, टेस्ट द सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमैलिटी. इसको ध्यान से सुनिए. अब हमें टेस्ट कहाँ पे करना है ऑप्टिमैलिटी का? सीजे माइनस जेड रो के बिहाफ पे. मैंने बोलता हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल तभी होगा जब सीजे माइनस जेड की सभी वैल्यू या तो 0 के इक्वल होंगी या फिर लेस देन 0 होंगी. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन का. Test the solution for optimality. Examine the entries of Cj minus Zj row. If all the entries in Cj minus Zj row are negative or 0, the optimal solution has been obtained. ठीक है, सी बात को कह रहा है जब सारी एंट्रीज की सीजे माइनस जेड की या तो 0 होंगी या नेगेटिव होंगी तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है आ गया हमारा. अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ एनी पॉजिटिव एंटी इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन कैन फर्दर बी इम्प्रूव. अगर एक भी पॉजिटिव एंटी बचती है तो यानी कि सॉल्यूशन का भी हमें और इम्प्रूव करना है. इम्प्रूव कैसे करेंगे वो स्टेप 5 पर आइए. रिवीजन ऑफ द करंट सिंपलेक्स टेबल. फिर इस सिंपलेक्स टेबल का फिर से हम रिवीजन करेंगे, यानी कि फिर से नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल को हम प्रिपेयर करेंगे. At each iteration, the simplex method moves from the current basic feasible solution to a better basic feasible solution. This involves replacing one current basic variable, यानी कि one current basic variable called the departing variables by a new non-basic variable called the entering variable. ठीक है, तो एक है ना क्या कहते हैं जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो होगी, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी तो है ना कहते हैं वो वेरिएबल है ना क्या कहते हैं एंटर करेगा, और जो है ना क्या कहते हैं वो जो बेसिक वेरिएबल होगा यानी कि नॉन बेसिक वेरिएबल एंटर करेगा, और जो बेसिक वेरिएबल होगा वो एग्जिट करेगा यानी कि हमारे टेबल से. वो कैसे करना है अभी मैं सॉल्यूशन में बताऊंगा. कहते हैं डिटरमाइन द एंटरिंग वेरिएबल्स. जो कमिंग वेरिएबल उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए. Sorry. Yes, determine the ending variable. The column with the largest positive entry in the Cj minus Zj. जो हमारे पास जो कॉलम होगा Cj minus Zj में जो सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, जैसे कि इसमें हम जाएंगे Cj minus Zj में, इसमें से जो सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू की लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू उसको सेलेक्ट करेंगे और उस पूरे कॉलम को हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, the column with the largest positive entry in the Cj minus Zj row is called the key column. उसको हम क्या नाम देंगे? की कॉलम नाम देंगे. इंडिकेटेड बाय, इसको अपर के इस साइन से इंडिकेट करेंगे. दिस लोकेट्स द वेरिएबल टू बी इंट्रोड्यूस्ड. ये क्या तो वो वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड होगा into the basic. Thus the non-basic variable which will replace a basic variable is the one lying in the key column. ठीक है, उसके बाद कहते हैं ये एक से डिटरमाइन द एंडिंग वेरिएबल. एंडिंग वेरिएबल को हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे? द कॉलम विद द लार्जेस्ट पॉजिटिव एंट्री इन द Cj माइनस Z. अच्छा ये हो गया. हाँ, कहता है डिटरमाइन द डिपार्टिंग वैल्यू. तो डिपार्टिंग वेरिएबल को ऐसे डिटरमाइन करेंगे. The decision of which basic variable to replace is made
बाय फोकसिंग अपॉन द की कॉलम, ये सब की कॉलम एंड द सॉल्यूशन कॉलम, डिवाइड ईच एंट्री ऑफ द सॉल्यूशन कॉलम बाय द कोरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड दिस क्वेश्चन। तो नहीं होना। हम्म अच्छा, ये क्लियर नहीं हो रहा होगा ना आप लोग के? रुको एक सेकंड, इसको छोड़ो आप, ठीक है। बस ये एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना, न्यू की रो किस तरीके से आता है, ओल्ड की रो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय की नंबर, ठीक है, ओल्ड की रो डिवाइडेड बाय की नंबर, ठीक है। और है ना न्यू न्यू नॉन की रो, न्यू नॉन की रो किस फॉर्मूले से आएगा, ओल्ड नॉन की रो माइनस की कॉलम एंट्री मल्टीप्लाई बाय न्यू की रो, ठीक है। और इसके बाद आइए आप इस क्वेश्चन पर आइए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए आप लोग। देखो एग्जांपल है, अब समझ लीजिए इसको। यस, एग्जांपल है आपका, कहता है अ फर्म मेक्स टू टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स, चेयर्स एंड टेबल्स, ठीक है। एक फर्म है जो टू टाइप से फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करती है, चेयर और टेबल्स। प्रॉफिट्स आर ₹20 पर चेयर एंड ₹30 पर टेबल। प्रॉफिट उन्होंने दे दिया कि ₹20 पर चेयर से हो रहा है, 30 पर टेबल से हो रहा है, ठीक है। बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन, शायद दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स 3 मशीन से प्रोसेस से गुजर रहे हैं, M1 M2 एंड M3 से। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इन आवर्स एंड टोटल टाइम अवेलेबल इन आवर्स पर वीक ऑन ईच मशीन आर एस फॉलोज, ठीक है। देखो मशीन दे दी M1 M2 M3, और इन्हें कहते हैं M1 से जो चेयर फर्स्ट जो प्रोसेस से गुजर रहा है 3 आवर्स लग रहे हैं, टेबल को 3 आवर्स, और टोटल मशीन वन पे हमारे कितने आवर्स अवेलेबल है, 36 आवर्स अवेलेबल। मशीन टू चेयर वन के लिए 5 आवर्स यूज हो रही है, चेयर और टेबल के लिए 2 आवर्स यूज हो रही है, टोटल कितने आवर्स अवेलेबल है मशीन टू पर, 50 आवर्स। मशीन थ्री जो 2 आवर्स चेयर के लिए अवेलेबल है, 6 आवर्स इस पे कंज्यूम हो रहे हैं टेबल पे, और मैक्सिमम कितने आवर्स अवेलेबल है, 60 आवर्स अवेलेबल है मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर शेड्यूल हिज प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइजेशन का वो है, कहते हैं प्रॉब्लम में यूज सिंप्लेक्स मेथड। तो देखो मैंने पहले बताया था आप लोग को, ये मैक्सिमाइजेशन का है, और हमारे पास जो मशीन आवर्स जो अवेलेबल है वो इतने अवेलेबल है, तो हम ये फुल तो या तो हम पूरे के पूरे आवर्स यूटिलाइज कर रहे हैं या उससे कम यूटिलाइज कर रहे हैं, ये तो सबको क्लियर है। अगर मैं ना चेयर को एक्स लेट कर लूं और टेबल को वाई लेट कर लूं, तो पहला इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 36, पहला इक्वेशन आ जाएगा। पहला जेड आ जाएगा, जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो ऑब्जेक्टिव जेड इक्वल टू हो गया 20x पर चेयर प्लस 30y पर टेबल, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर हो गया, जेड इक्वल टू 20x प्लस 30y। ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर हुआ, कैसे आया हमारा। यस सर। यस, नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट यहाँ से इक्वेशन से आएगा 3x प्लस 3y लेस देन और इक्वल किसके, 36 से, पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल किसके, 50 के, सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन 2x प्लस 6y लेस देन और इक्वल किसके, 60 के, ठीक है। अभी हमारे पास वेरिएबल से 2 वेरिएबल एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई या तो ग्रेटर देन और इक्वल किसके होगा, 0 के, पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला था मैंने आपसे कि पहले तो सारी इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, लेस देन इक्वल की फॉर्म में होनी चाहिए। क्या सारी इक्वेशन लेस देन इक्वल की फॉर्म में है, यस हाँ, सारी इक्वेशन लेस देन इक्वल की फॉर्म में है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको इक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इंट्रोड्यूस करने होंगे हमें सिलेक्ट वेरिएबल। यहाँ पे S1 इंट्रोड्यूस करना होगा, यहाँ पे S2 और यहाँ पर S3। तब देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव को मत देखिए, आप इक्वेशन को देखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, 3x प्लस 3y प्लस S1 इक्वल 36, क्योंकि या तो S1 की वैल्यू 0 होगी या कुछ ना कुछ S1 की वैल्यू होगी। जो हमारे पास जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, 36 आवर्स अवेलेबल है मशीन वन पर, या तो हम उसको फुल यूटिलाइज कर रहे हैं या फुल यूटिलाइज हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। अगर फुल यूटिलाइज कर रहे हैं तो फाइनल टेबल में, सिंपलेस्ट फाइनल टेबल में S1 का वैल्यू 0 आएगा, और अगर हम उसको फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो S1 का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा, वो हमें क्लियर बता देगा कि हम इतने इतने आवर्स मशीन वन पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे।
सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 5x प्लस 2y प्लस s2 इक्वल 50। तो ये आ गया सेकंड को 5x प्लस 2y प्लस s2 इक्वल टू 50। थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका? 2x प्लस 6y प्लस s3 इक्वल टू 60। क्या गया? 2x प्लस 6y प्लस s3 इक्वल टू 60। ठीक है। और मैंने पहले बताया था जो स्लैक वेरिएबल जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं इसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा प्रॉफिट फंक्शन में, तो इसलिए प्लस क्या करना होगा हमें? 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। अब वेरिएबल्स हो गए हमारे पास x y s1 s2 एंड s3, 5 वेरिएबल्स हो चुके हैं हमारे पास। तो x y s1 s2 एंड x3 ग्रेटर देन और या फिर इक्वल टू जीरो, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। या तो पॉजिटिव होंगे ये या फिर जीरो के इक्वल होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। ठीक है। इसके बाद आइए फर्स्ट टेबल पे। फर्स्ट टेबल मैंने क्या बताया था? यहाँ पे आप क्या कहते हैं, ये जो लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पहले सारे वेरिएबल्स ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सारे वेरिएबल्स क्या है? एक्स वाई एस वन एस टू एस थ्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एक्स वाई एस वन एस टू एक्स थ्री एस थ्री। ठीक है। इनके कोफिशिएंट ऊपर लिख दीजिए, लाइन खींच के कोफिशिएंट ऊपर लिख दीजिए। कोफिशिएंट क्या है इनके? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 20, वाई का कोफिशिएंट क्या है? 30, एस वन का कोफिशिएंट क्या है? 0, एस टू का कोफिशिएंट क्या है? 0, एस थ्री का कोफिशिएंट है 0। सारे कोफिशिएंट लिख दिए 20, 30, 0, 0, 0। ठीक है। ये क्लियर हो गया? ये हमने कैसे लिखा ये? यस, ये बताइए इतना पोर्शन क्लियर हुआ सबके? कैसे आया? यस यस सर। सर। यस। अब आइए यस सी। हाँ, अब पहला कॉलम लिख लिया आप सीजे। ठीक है। और इस पे एरो का साइन इधर रो की तरफ और एरो का साइन कॉलम की तरफ। सेकंड लीजिए आप बेसिक वेरिएबल्स, थर्ड लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है। सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स पर आइए। बेसिक वेरिएबल ऑब्जेक्टिव के जो है ना हमारे पास, सिलेक्ट वेरिएबल जो है ये बेसिक वेरिएबल्स होंगे। जितने भी सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं हमारे क्या होंगे? बेसिक वेरिएबल्स। सिलेक्ट वेरिएबल्स क्या है? S1 S2 S3। तो हमने ले लिया बेसिक वेरिएबल S1 S2 S3। सीजे मींस कोफिशिएंट। तो बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या है? S1 का कोफिशिएंट क्या है? 0, S2 का कोफिशिएंट क्या है? 0, S3 का कोफिशिएंट क्या है? 0। तो 0 0 ले लीजिए, 0 0 0। ठीक है। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने बताया था राइट हैंड साइड की वैल्यू ली जाएंगी, B1 B2 B3। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या? 36, 50 एंड 60। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू ले ली हमने 36, 50 एंड 60। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों सबको? आपको? यस। यहाँ तक समझ में आया? ये कैसे लिया हमने? ये ऊपर का ये इतना पोर्शन कैसा है? सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक वेरिएबल कैसा है? सीजे कैसा है? ये इतना क्लियर यस हुआ ना? सर, एक बार सीजे का और बता दीजिए। हाँ, सीजे जो होगा ना आपका, ये बेसिक वेरिएबल जो है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसके कोफिशिएंट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बेसिक वेरिएबल्स, वो सिलेक्ट वेरिएबल यानी कि बेसिक वेरिएबल जो है हमारे पास क्या है? S1 S2 S3। इसके कोफिशिएंट क्या है? 0 0 0 ओके सर। 0 0 0। सॉल्यूशन राइट हैंड साइड की वैल्यू सारी इक्वेशन के राइट हैंड साइड की वैल्यूज होंगी। अब आइए बॉडी ऑफ द मैट्रिक्स पर आइए। बॉडी ऑफ द मैट्रिक्स फर्स्ट इक्वेशन पर आइए। फर्स्ट इक्वेशन पे, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3, वाई का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो लिखिए एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट 3, S1 का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में? S1 का कोफिशिएंट है 1, तो 1। S2 तो है ही नहीं फर्स्ट इक्वेशन में, तो S2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। S3 भी नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया इतना सबको? यस सर। सेकंड इक्वेशन पर आइए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5, वाई का कोफिशिएंट क्या है? 2। एक्स का कोफिशिएंट 5, वाई का कोफिशिएंट 2। S1 तो है नहीं सेकंड इक्वेशन में, तो S1 का कोफिशिएंट 0 रहेगा, तो इसलिए S1 का कोफिशिएंट 0। S2 का कोफिशिएंट कितना रहेगा? S2 का कोफिशिएंट 1, तो इसलिए S2 का कोफिशिएंट 1। S3 का कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो इसलिए S3 का कोफिशिएंट क्या रहेगा? 0। ठीक है। थर्ड इक्वेशन पर आइए। एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 6। एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 6। S1 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, S2 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 0 0। S3 का कोफिशिएंट आ गया 1। तो S1 का कोफिशिएंट 0, S2 का 0, तो S3 का कितना आ गया? 1। ठीक है। इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे? ये मैट्रिक्स, बॉडी ऑफ द मैट्रिक्स क्लियर हुआ ना सबके कि बॉडी ऑफ द मैट्रिक्स कैसे आता है? यस सर। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। जेड जे पर आइए। जेड जे का मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई ईच कॉलम विद दिस कॉलम एंड सम ऑल द वैल्यूज। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 36 मल्टीप्लाई बाई 0, तो क्या रहेगा? 0, प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 रहेगा, प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 0, तो क्या आएगा? 0। तो टोटल सम कितना आ गया? 0। सम मल्टीप्लाई दिस कॉलम विद दिस कॉलम एंड सम द ऑल वैल्यूज। ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0,
and 5 multiplied by 0 0 and 2 multiplied by 0 and 0. The sum is 0. Now multiply this column with this column. 3 multiplied by 0 0 plus 2 multiplied by 0 0 6 multiplied 0 0. तो सारी वैल्यू 0 आ जाएंगी. इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस बताओ. यस सर. जेड जे क्लियर हुआ ना सबको कैसे आता है? यस सर. नेक्स्ट एंट्री इज सीजे माइनस जेड जे. नेक्स्ट एंट्री इज सीजे माइनस जेड जे. तो सीजे माइनस जेड जे कैसा आएगा? सीजे की देखो वैल्यू तो ये रही हमारे पास, ये ऊपर दे रखी है, ये रही. ठीक है 20 30 0 0 0. ये सीजे की तो वैल्यू है ये सारी. जेड जे की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, ये रही. तो 20 माइनस 0 क्या आएगा? 20 आएगा. नाउ 30 माइनस 0 30. 0 माइनस 0 0. 0 माइनस 0 0. 0 माइनस 0 0. क्लियर हो गया सबको? यस सर. अब हमें चेक करना है फिजिबिलिटी. अच्छा बताओ, दिस सॉल्यूशन इज फिजिबल और नॉट? बताओ, आंसर दो. ये सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं है? नो सर. क्यों नहीं है? क्योंकि जो CJ माइनस ZJ है वो सारे नेगेटिव या जीरो होने चाहिए थे, पर वो पॉजिटिव है. बिल्कुल करेक्ट आंसर. यस. तो है ना हमारे पास क्या कहते हैं, अभी जीरो या नेगेटिव नहीं है, दो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 20 और 30 आ रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू. तो लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है? 30. एरो का साइन बना दिया हमने 30 पर. और ये जो पूरा जो हो गया ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? की कॉलम. क्या कहलाएगा? ये की कॉलम पूरा, यानी कि 3 2 6 ये की कॉलम कहलाएगा. इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में या अंडरलाइन कर सकते हैं, बॉक्स में कर सकते हैं इसको, की कॉलम को. ठीक है. अब कैलकुलेट करते हैं हम रेशो. रेशो कैसे कैलकुलेट होता है? वैल्यू सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइड बाय की कॉलम, यानी कि 36 डिवाइड बाय 3 तो कितना आ जाएगा? 12. 50 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 25. 60 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा? 10. ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि जो रेशो जो है ना, रेशो में से लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को देखेंगे. तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ रही है? 10. 10 क्या है हमारे पास? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है. ठीक है. तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के बिहाफ पे ये आता है हमारे पास की रो. क्या आता है? की रो. की रो और की कॉलम, इन दोनों वैल्यू में से जो हमारे पास की एलिमेंट आता है वो क्या आता है? 6 आता है. जो की कॉलम में और की रो में दोनों में लाइज कर रहा हो. ठीक है. तो क्या आ गया हमारे पास? 6. 6 इज द की एलिमेंट. ठीक है. 6 क्या होगा? एलिमेंट. अब हमें नेक्स्ट नेक्स्ट उस पे क्या करना है? नेक्स्ट टेबल हमें प्रिपेयर करनी है. तो नेक्स्ट टेबल को हम क्या करेंगे? तो कमिंग वेरिएबल जो हो गया हमारे पास, कमिंग वेरिएबल y हो जाएगा. ठीक है. कमिंग वेरिएबल y हो जाएगा और आउट गोइंग वेरिएबल होगा S3. ठीक है. क्योंकि की सर एलिमेंट अगर दो वैल्यू सेम आ जाए तो रेशियो में फिर क्या करें? दोनों में से किसी को भी ले सकते हो. ओके. ठीक है. दोनों से सेम ही सॉल्यूशन आएगा. यस. तो फिर है ना क्या कहते हैं, देखो तो की एलिमेंट आ गया हमारा 6. ठीक है. तो अब है ना कहते हैं कमिंग वेरिएबल y होगा और आउट गोइंग वेरिएबल क्या होगा? S3. तो अगली टेबल पर आइए. अगली टेबल पे है ना क्या कहते हैं, अगली टेबल में सिर्फ उसी तरीके से कहा गया. अच्छा ये सारा कैलकुलेशन दिखाया मैंने. अब अगली टेबल में क्या होगा? उसी तरह से सब लिखिए. सीजे बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन. ठीक है. ये वैल्यू तो सेम रहेंगी, ऐसे उतार दीजिए याली एक्स वाई S1 S2 S3 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से उसके कोफिशिएंट 20 30 0 0 0. ये सारी वैल्यू ये तो सेम रहेगा. ठीक है. चेंजेस सीजे में जो है ना 0 0 सेम रहेगा. बेसिक वेरिएबल S1 S2 सेम रहेगा. और मैंने बताया था कि है ना क्या कहते हैं, कमिंग वेरिएबल अब हमारे क्या है? y. ठीक है. और आउट गोइंग वेरिएबल क्या है? S3. तो S3 की जगह पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा. तो S3 की जगह पे लिखिए y. ये आ गया y. ठीक है. y का कोफिशिएंट कितना है? ऑब्जेक्टिव में चाहिए. ऑब्जेक्टिव में y का कोफिशिएंट चेक कीजिए. y का कोफिशिएंट कितना है? 30. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा 30. कोफिशिएंट इसका आ गया, ये आ गया 30. ठीक है. सॉल्यूशन पर आइए. हाँ अब सॉल्यूशन पे अभी नहीं. अब है ना ये सारे के सारी रो चेंज होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है. की एलिमेंट जो है क्या है हमारे पास? 6. तो थर्ड रो जो चेंज होगा, पूरा थर्ड रो को 6 से आप डिवाइड कर दीजिए. 6 से 60 डिवाइड बाई 6 10. 2 डिवाइड बाई 6 1/3. 6 डिवाइड बाई 6 1. तो देखिए यहाँ पर आ जाता है वैल्यू 10 1/3 1. ठीक है.
इसी तरह से 0 डिवाइड बाई 6 0, 0 डिवाइड बाई 6 0, 1 डिवाइड बाई 6 1 बाई 6, 0 0 1 बाई 6। ये क्लियर हो गया। ये वाला थर्ड वाला रो कैसा आ गया? अब फर्स्ट, हाँ, अब फर्स्ट रो को कैलकुलेट करना है और सेकंड रो को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट रो सेकंड रो को कैलकुलेट करना है, तो न्यू रो कैलकुलेट करने का बच्चे फॉर्मूला सुन लीजिए आप, क्या होता है? वैल्यू ऑफ द ओल्ड रो माइनस की एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द न्यू रो। जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ पर ये रहा। कहाँ गया? देखो, न्यू की रो का तो समझ में आ गया, ओल्ड की रो डिवाइड बाय की नंबर, ठीक है। ये थर्ड रो को हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। बाकी जो है न्यू न्यू नॉन की रो, जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो हमारा क्या है? न्यू नॉन की रो है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड नॉन की रो माइनस की कॉलम एंट्री मल्टीप्लाई बाय न्यू की रो। तब क्या कीजिए, जैसे कि आपका जो ये था, तो की ये कॉलम एंट्री कौन सी होती है? की कॉलम एंट्री ये रही ना, ये पूरी। अब आप है ना ओल्ड रो के सभी एलिमेंट्स लिख लीजिए, 36 3 3 1 0 0, ठीक है। तो इन्होंने लिख रखा होगा सोल्यूशन में, देखो ये लिख रखा, 36 3 3 1 0 0 लिख लिया इन्होंने, यानी कि एंटी ऑफ द ओल्ड रो, एंटी ऑफ द ओल्ड रो। माइनस माइनस कर क्या करेंगे कि रो फर्स्ट निकालेंगे, हाँ, कहाँ गया की एलिमेंट, हाँ, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट क्या है इसका? फर्स्ट रो का कितना है की एलिमेंट? 3, तो -3। देखो सबके साथ -3 -3 -3 -3 -3 -3 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ द न्यू रो, वैल्यू ऑफ द न्यू रो। तो न्यू रो हमने कौन सी कैलकुलेट करी थी? ये वाली कैलकुलेट करी थी ना, ये। तो मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1/6। देखो सब ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 1/6, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये वाला रो कैलकुलेट करना होगा आपको। ये फर्स्ट रो जो कैलकुलेट करना होगा, किस तरीके से कैलकुलेट होगा? पहले ये सारी वैल्यूज लिख लीजिए आप, 36 3 3 1 0 0, माइनस करके इसका की एलिमेंट लीजिए, इसके कॉलम का, इसके कॉलम का की एलिमेंट कौन सा है? की कॉलम तो हमारे पास ये है, इसका की एलिमेंट क्या है हमारे पास? 3। माइनस करके हर एक के सामने 3 3 3 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए इस 3 से किसका? न्यू रो से। तो न्यू रो तो हमारा यहाँ पर आया था, जो हमने 6 से डिवाइड करा था पूरा रो को, इस पूरी रो को जो डिवाइड किया था 6 से, तो सबसे पहले हमने उसी को कैलकुलेट किया था। ये आया था 10 1/3 1 0 0 एंड 1/6, ठीक है। हर किसी के मल्टीप्लाई पे ये में यही आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो वैल्यू आ गई 6 2 0 1 0 -1/2। ये सारी वैल्यू लिख दीजिए, 6 2 0 1 0 -1/2। सेकंड रो भी ऐसे कैलकुलेट होगा। तो सेकंड रो में सबसे पहले लिखिए आप एंट्री ऑफ द ओल्ड रो। तो ओल्ड रो की सारी एंट्रीज ले लीजिए आप, क्या है? 50 5 2 0 1 एंड 0, सारी एंट्री ले ली हमने, 50 5 2 0 1 एंड 0, माइनस एंट्री ऑफ द की कॉलम। एंट्री ऑफ द की कॉलम क्या है हमारे पास? 2, ठीक है। माइनस करके 2 2 लिख लिया सब जगह, ठीक है। माइनस करके 2 2 लिख लिया हमने सब जगह, माइनस करके 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई एंट्री ऑफ द न्यू रो, यानी कि यही जो न्यू रो आई थी यही, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई बाई 1/6, ठीक है। ये ले लिया हमने किस बेहद पे ये कैलकुलेट करी है सारी वैल्यू, और ये वैल्यूज आ गई हमारे पास 30 13/3 0 0 1 एंड -1/3। ये दोनों रो जो कैलकुलेट हुई हैं वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हुई हैं, इस फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला है रो फर्स्ट और रो सेकंड, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हुआ है। न्यू नॉन की रो इक्वल टू ओल्ड नॉन की रो माइनस की कॉलम एंट्री मल्टीप्लाई बाय न्यू की रो। और न्यू की रो कैसे कैलकुलेट हुआ है? न्यू की रो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट है, न्यू की रो इक्वल टू ओल्ड की रो डिवाइडेड बाय की नंबर, जो कि हमारा इस क्वेश्चन में 6 था। जैसे क्लियर हुआ आप लोग को? नेक्स्ट मैट्रिक्स कैसे हम प्रिपेयर करते हैं? यस सर। यस। इसके बाद आइए
यस, इसके बाद आइए जेड जे पर। जेड जे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस कॉलम का मल्टीप्लाई इस कॉलम से कीजिए, 6 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 0 0 10 मल्टीप्लाई बाई 30, इस किसके किसके इक्वल हो जाएगा, 300। क्या जी किया, 300। सेम इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 13 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 1 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना आएगा, 10। सम कर दीजिए, 10 आ गया। 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 30 कितना आ जाएगा, 30। 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 30 0। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 30 0, तो 0 आ गया। माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 0 0 1/6 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं सीजे माइनस जेड जे। Now the CJ, the value of CJ this and the value of ZJ is this. Now 20 minus 10 is 10, 30 minus 30 is 0, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 0 minus 5 minus 5। ठीक है, अभी भी हमारा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आया क्योंकि सीजे माइनस जेड की सारी वैल्यूज या तो जीरो होनी चाहिए, आइदर जीरो और आइदर लेस देन जीरो। ठीक है, तभी भी पॉजिटिव वैल्यू है 10। तो 10 पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारे पास की कॉलम क्या हो गया, ये पूरा की कॉलम हो गया। ठीक है, अब रेशो कैलकुलेट करेंगे। रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, सॉल्यूशन डिवाइड बाय की कॉलम। 6 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा, 3। 30 डिवाइडेड बाई 13/3 तो कितना आएगा, 90/13। 10 डिवाइड बाई 1/3 तो कितना आएगा, 30। तो इसमें हम क्या ढूंढते हैं, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 3। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास की रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा की रो। तो की एलिमेंट क्या निकल कर आया हमारे पास, 2 2। तब कमिंग वेरिएबल क्या हो गया, x, और आउट गोइंग वेरिएबल क्या हो गया, s1। तब s1 को क्या रिप्लेस कर जाएगा, x। तो अगला नेक्स्ट टेबल जो आएगा, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, s2 सेम रहेगा, उसका कोफिशिएंट 0 सेम रहेगा। y सेम रहेगा, इसका कोफिशिएंट 30 सेम रहेगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो कैसे चेंज होगा, पूरा फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 3 हो जाएगा अगले टेबल में, यहाँ पे 1 हो जाएगा नेक्स्ट टेबल में, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर -1/4 आ जाएगा। ये वाला रो कैसे कैलकुलेट होगा, सारी वैल्यू लिख लीजिए। ये वाले रो की पहले 30 लिखिए, फिर 13/3 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 0, फिर 1, -1/3। माइनस कीजिए की कॉलम एंट्री से। तो की कॉलम वैल्यू क्या है हमारे पास, -13/3। तो सबके सामने -13/3 13/3 मल्टीप्लाई बाई न्यू एलिमेंट ऑफ द न्यू रो। तो एलिमेंट ऑफ द न्यू रो, पहला एलिमेंट क्या होगा न्यू रो का, 3, दूसरा क्या होगा 1, फिर तीसरा क्या होगा 0, चौथा क्या होगा 1/2, पांचवा होगा 0, छठा होगा -1/4। तो देखिए यहाँ पे इसने कैलकुलेट नहीं किया होगा, डायरेक्ट इसने लिख दिया होगा। एक मिनट, यस, इसने देखो लिख दिया इसने। फर्स्ट हो तो समझ में आ गया था, देखो x आ गया, s1 क्या है, इसका कोफिशिएंट आ गया 20, s2 वही रहा, उसका कोफिशिएंट सेम रहा, y उसका कोफिशिएंट 30 सेम रहा। फर्स्ट हमने रो को किससे 30 से डिवाइड कर दिया, वो किससे डिवाइड कर दिया था हमने, एक सेकेंड, 2 से डिवाइड कर दिया था। 6 डिवाइड बाई 2 3 1 0 1/2 0 -1/4। देखिए फर्स्ट रो आ गया 3 1 0 1/2 0 -1/4। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया आप लोग को। इसी तरीके से थर्ड रो को भी कैलकुलेट करने का भी मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। थर्ड रो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से, पहले सारी वैल्यू लिख लीजिए, 10 1/3 1 0 0 1/6 माइनस की कॉलम एंट्री क्या है 1/3। तो माइनस सबके सामने 1/3 1/3 1/3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे न्यू की रो के एलिमेंट से, न्यू एलिमेंट ऑफ द न्यू की रो क्या है 3 1 0 1/2 0 -1/4। तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 0 1 -1/6 0 1/4। यानी कि जिस तरीके से फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल में हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी, इस तरीके से थर्ड टेबल की ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। जेड जे उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो गया 60 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 30 270, सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 330। 1 मल्टीप्लाई बाई 20 20, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 30 0, तो कितना आ गया 20। 0 मल्टीप्लाई बाई 20 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 30, तो कितना आ गया 30। तो इस तरीके से सब कुछ आ गया।
सीजे माइनस जेड जे 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 30 0, 0 माइनस 5 माइनस 5, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5/2 माइनस 5/2। अब देखिए सीजे माइनस जेड जे की सारी वैल्यू क्या तो या तो जीरो है या फिर लेस देन जीरो है। तो ये हमारा क्या होगा बच्चे बताइए? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल, फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब सुनिए, अब हम क्या सजेस्ट करेंगे कि x1 का कितना प्रोडक्शन करना होगा उसको 3 यूनिट्स, ठीक है। एच टू का कितना प्रोडक्शन करना होगा 17 यूनिट्स, यानी कि सेकंड इक्वेशन में जब अगर हम जाएं तो हमारे पास जो रिसोर्सेज जो है वो 17 यूनिट्स अनयूटिलाइज्ड है, जिसको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक्स का थ्री यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, वाई का कितना 9 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तब जाके हमारे पास फिजिकल सॉल्यूशन होगा। प्रॉफिट कितना होगा 330 का प्रॉफिट होगा, 330 का। सिंस ऑल द एंड इज इन सीजे माइनस जेड जे रो ऑफ टेबल 3 आर जीरो और नेगेटिव, it follows that an optimal solution has been obtained and the maximum value of z is 330। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 330 होगा। एंड इट अकर्स व्हेन x का प्रोडक्शन हमें 3 यूनिट का करना होगा एंड y का कितना प्रोडक्शन करना होगा 9 यूनिट्स का। एंड h2 कितना होगा 17, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सेकंड मशीन जो फुल यूटिलाइज नहीं हो रही है वो 17 आवर से फुल यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। S1 की वैल्यू क्या है 0 और S3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। ये क्लियर हुआ बच्चे आप लोग को ये क्वेश्चन? Yes, sir. सर किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार इसी टाइप का क्वेश्चन सर जैसे आप कराते हो ना लिख कर वैसे करा देना। हाँ, वैसे मैं पेन से लिख के कराऊंगा क्योंकि मैंने कहा ना मैं बाहर हूँ, मैं तो खुद कहीं और से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। Yes, sir. कोई नहीं सर, मंडे को आप वैसे करा दीजिएगा। हाँ, मंडे को ठीक है, लिख लिख के कराऊंगा। ओके सर। एक सेकंड।